Good afternoon, everyone. Welcome to OSF Education. Myself, J.M. Goyal, and today we will discuss about long question answer section D, साइंस. ओके, साइंस में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है लास्ट वाला जो सेक्शन डी है उसको हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कितने टाइम में हमें कंप्लीट करने का रहेगा ये वाला सेक्शन, और इसमें कितने चैप्टर्स हमें कवर करने ही करने हैं, वो ये सारी की सारी चीज़ें हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो एंड तक वीडियो देखना. लास्ट में मैं आपको और भी सारे ट्रिक्स एंड टिप्स भी बताऊंगा जो काम लगेगी. अगर आंसर नहीं आता है फिर भी हाफ मार्क्स 1 मार्क कैसे हम ले सकते हैं उसके लिए. ओके, सो सेक्शन डी की अगर हम बात करें, ओके, तो ये वाला जो सेक्शन होता है वो किसके लिए होता है? जिसके बहुत ही कम मार्क्स आते हैं, जिसको मार्क्स थोड़े बहुत चाहिए, है ना, वो सारे स्टूडेंट इसमें से मार्क्स अक्वायर कर सकते हैं. ओके, और ज़्यादातर प्रॉब्लम जो आती है स्टूडेंट्स को वो किस में आती है? सेक्शन ए में आती है, जिसके हाई मार्क्स आते हैं, जिसके मार्क्स थोड़े अच्छे रहते हैं. मतलब 80 मार्क्स का पेपर है अपने गुजरात बोर्ड का. अभी तो आपने बहुत सारी प्री बोर्ड एग्जाम भी दी होगी. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे कि जिसके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ कट हुए हैं इन सेक्शन ए. तो सेक्शन ए के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, बट पहले अभी हम फोकस किस पे कर रहे हैं कि जिसने पूरे साल कुछ मेहनत ही नहीं की है, पूरा का पूरा साल उन्होंने गवा दिया ऐसे ही. अब सर सिर्फ 2 दिन के अंदर हम कैसे कुछ कर पाएंगे? 2 दिन में भी आप 27 मार्क्स जितने ऑक्यूपाई कर सकते हो, मतलब आप अक्वायर कर सकते हो उतने मार्क्स. ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर कैसे करेंगे सेक्शन डी, कौन कौन से चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट है. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बेकिंग सोडा, डिस्क्राइब रिएक्शन ऑफ जिंक, 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक के चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ओके, चैप्टर नंबर 2 के जो सेक्शन डी में आने के चांसेस ज़्यादा. ओके, बाकी तो गवर्नमेंट की इच्छा, उसको जो पूछना हो वो पूछ लेगी गवर्नमेंट, है ना. और फिर चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें, चैप्टर नंबर 4 ज़्यादातर आपको याद रखना है कि ये 4 मार्क्स के लिए ही इम्पोर्टेंट. 4 मार्क्स में चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन होते ही होते हैं. ओके, एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको पता ही होगा, बायो में मैंने जितने भी ये टिक किए हुए ये सारे के सारे कौन से चैप्टर के? ये है चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस. चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस. ओके, लाइफ प्रोसेस के कौन सा? न्यू टेक्स्ट बुक. ओके, न्यू टेक्स्ट बुक का जो चैप्टर है वो लाइफ प्रोसेस वाले में. एंड देन एक्सप्लेन टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 7. ओके, चैप्टर नंबर 7. अब ये वाला जो चैप्टर है इसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखने की है. अब सॉरी बट एक चीज़ ये है कि किसी किसी बच्चों के पास अपनी पुरानी टेक्स्ट बुक होती है जिन्होंने नहीं खरीदी ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कि भूल ना जाए कि सर ये कौन कौन से चैप्टर आप क्या लिख रहे हो. ये वाला है लाइफ प्रोसेस का. क्योंकि एक साल पहले कुछ ऐसा हुआ था, मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक टिक करवाए थे, जैसे कि अपने चैप्टर्स में होते हैं 2.14 2.13 ऐसे सारे टॉपिक्स, तो नई बुक में जो टॉपिक था और पुरानी बुक में वो अलग अलग थे. मैंने सिर्फ बोल दिया कि ये नंबर वाला जो टॉपिक है वो कर लेना. एक लड़के को मैंने सिर्फ फ़ोन पे कहा था, तो भाई साहब ने वो कर लिया और फिर मेरे को नोटबुक में मतलब फ़ोटो क्लिक करके भेजता है, सर आपने इतने ही IMP बोले थे. मैंने तो फिर देख के सोचा कि भाई ये वाला तो है ही नहीं. मैंने बोला कि बेटा तूने पूरे साल क्या किया? उसने बोला सर कुछ पढ़ाई नहीं की थी, आपके भरोसे ही बैठा था. तो उसके लिए भाई चैप्टर्स के नाम आपको याद होने चाहिए, है ना. ये दोनों लाइफ प्रोसेस का है और ये जो है ये किसका? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस. ओके, रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर. और 4 मार्क्स में दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है अपने वो कौन सा है भाई? डिफेक्ट ऑफ विजन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, ह्यूमन आई. ये 3 क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन है ये किस में से आते हैं? कलरफुल वर्ल्ड अपना. ओके, ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है वो. और फिर सोलेनॉइड,
से लेके ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट तक, ये जो है इतना, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और फिर 26 एंड 27 नंबर लास्ट चैप्टर, આપણું पर्यावरण, अवर एनवायरमेंट। ओके, इतने चैप्टर है जिसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी कि इसी चैप्टरों में से सेक्शन डी के अंदर क्वेश्चन बनकर आए, बट जरूरी ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कोई चैप्टर हो ही नहीं सकते। ओके, बट जैसे कि आपको पता है कि टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं और 8 क्वेश्चन में से हमें कितने अटेम्प्ट करने हैं कि हमको लिखने के होते हैं 5। ओके, 5। तो आप यहाँ पे 5 ही लिख सकते हो। इतने चैप्टर में से तो आप कुछ ना कुछ करके तो जुगाड़ बैठा कर 5 तो आप लिख ही दोगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे, क्या क्या लिखेंगे वो सारे क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, हाउ टू राइट बेकिंग सोडा बाय बेकिंग पाउडर वाला आंसर। ओके, उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था और वो भी यूट्यूब पर है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर ही। ओके, ये वीडियो जब अपना खत्म होगा तब आपको पता चलेगा कि लिंक में भी है, डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी हमने दे के रखा है कि भाई साइंस में कौन कौन से है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आपको अगर देखना हो कि हमें प्रैक्टिस करनी है सेक्शन ए के लिए, है ना, सेक्शन ए बी सी डी, इसके अलावा हमें और भी करना है, तो हमारा जो एप्लीकेशन है मोनोमैथ ओएसएफ एजुकेशन का एक दूसरा भी एप्लीकेशन है मोनोमैथ, उसमें लिंक है। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उसमें आप क्लिक करके डे वाइज सारे के सारे आप कर सकते हैं। ओके, चलिए तो अभी हम ये वाला देखते हैं कि भाई बेकिंग सोडा डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल, इसका भी हमने वीडियो बनाया था। तो हमें लिखना क्या है, जिन लोगों ने वो नहीं देखा है, जिसको सिर्फ ये एक ही वीडियो देख के सब करना है, ये उसके लिए है सिर्फ। ओके, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर डिस्क्राइब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। अब ये वाला जो क्वेश्चन है डायरेक्ट ऐसे सिंपल लिख के नहीं दे देंगे कि आप बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बना दो। ओके, उसमें क्वेश्चन में होगा क्या, तो भाई क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, कोई भी नाम दे दिया होगा। ओके, कुछ भी नाम है कि देखो भाई एक निर्मा करके लड़की है, या फिर एक हेम करके लड़का है, कुछ भी नाम है भाई, किसी का भी नाम दे दिया है कि कोई भी एक नाम, और फिर वो बताते कि ये जो है किचन में खाना पका रहे थे, खाना पकाने के टाइम इन्होंने क्या बनाया भाई, केक बनाया। ओके, केक बनाया, तो केक जो होता है वो एकदम सॉफ्ट होता है, तो वो क्यों होता है सॉफ्ट। ओके, फिर दूसरा ये भी बोल सकते हैं कि भाई इन लोगों ने किचन में पकोड़ा बनाया था, और पकोड़ा जो होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं, तो क्यों होते हैं क्रिस्पी, ऐसा तो क्या है भाई, ये क्रिस्पी होते हैं, है ना। इस हिसाब से पूछ सकते हैं एक्स वाई कंपाउंड के फॉर्म के अंदर, कि आप ये जब बना रहे हो तब आप एक एक्स कंपाउंड जो है वो डालते हो और हीट करते हो, फिर आपको पता चला कि वो फूल जाता है ना। આપણે એમ કહીએ કે નહીં પેલો હાથો આવે નહીં બધું, है ना, तो ये રીતના આ વસ્તુ आप પૂછાઈ है, तो આપણે શું લખવાનું હોય। ओके, क्रिस्पी और सॉफ्ट क्यों होता है, क्यों होता है, तो उसमें बहुत सारे बच्चे सेक्शन ए में यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं कि वो लिख कर आ जाते हैं बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर, वो चीज़ सही है, बट अगर आपको एमसीक्यू के फॉर्म में ये है और वहाँ पे लिख कर दिया हुआ है कि वो फूलता है, वो सॉफ्ट होता है ना, फ्लफी होता है वो, ओके, क्रिस्पी बनता है, किसके कारण, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है, तो अगर CO2 दिया है तो आपको CO2 टिक करने का, क्योंकि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर वाला हमने जो इसके पहले वीडियो बनाया था उसमें हमने आगे भी दिखा था कि कौन कौन से उसके यूजेस होता है, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल कर आती है, ओके, वही उसको सॉफ्ट बनाता है। बट अगर ऐसा बना बताया गया हो कि केक को सॉफ्ट बनाता है, पकोड़ा क्रिस्पी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, तो वो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है, वाइट सब्सटेंस, जो ये सारी की सारी चीज़ें करता है, तो आपको तब लिखने का होता है बेकिंग सोडा। बट क्या हम ऐसे ही लिख देंगे बेकिंग सोडा डायरेक्ट, नहीं, आपको डायरेक्ट नहीं लिखने का, एक पैटर्न होना चाहिए। मान लो कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 52 पर है, तो आप वही करोगे। सबसे पहले आपको हेडिंग देने का रहेगा, ये अपना मार्जिन है, ओके, दिस इज अवर मार्जिन, मार्जिन है ये। फर्स्ट कि भाई हेडिंग दे दो अच्छे से, बेकिंग पाउडर पूछा तो पाउडर सोडा, ओके, बेकिंग सोडा, और उसके बाद आपको ऐसे पॉइंट देने के, इसका केमिकल नेम क्या होगा,
केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, ओके। और उसके बाद केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का मतलब अपना जो लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं वो, और उसके बाद केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद यूजेस, यूजेस का आप ऐसा हेडिंग दोगे, उसके बाद आपको यूजेस में लिखने चार जितने यूज, कोई भी आप लोग लिख सकते हो यूजेस, इस हिसाब से आपका पूरा आंसर होना चाहिए। और आप ऐसे करके लिखोगे तो चेकर को पहले ही वो नज़र में आएगा और आपको मार्क्स अच्छे से देगा। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद डायग्राम। अब स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर क्या वहाँ पे एक्टिविटी पूछता है बोर्ड में, अगर पूछ ली कोई एक्टिविटी तो हम कैसे लिखेंगे, है ना, क्योंकि अपना जो पूरा का पूरा सिस्टम है साइंस का वो कैसा है कि भाई क्वेश्चन आंसर्स लिखो, मैथ्स में क्वेश्चन आंसर्स, ऐसे समय हमने क्वेश्चन आंसर्स लिखे थे, एक्टिविटी इसमें आती है। एक्टिविटी इन द सेंस कि व्हाट इज द एम ऑफ एक्टिविटी, ओके। उसके बाद एपरेटस कौन कौन से सिलेक्ट किए थे हमने, और उसके बाद आपके जो स्टेप्स है कौन कौन से स्टेप्स थे, ओके। उसका प्रोसीजर क्या है पूरा का पूरा वो, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। क्या ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो आंसर है यस आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। सिंपली पूछ लेंगे कि भाई आप लोग एक एक्टिविटी ड्रॉ करो, आपको बोल दिया होगा कि आपको एक एक्टिविटी ड्रॉ करने की है जिसमें कोई एक कंपाउंड है, ओके, या फिर कोई एक सब्सटेंस दिया हुआ है, एक लिक्विड दिया हुआ है, और बोल देंगे कि एक्स कंपाउंड है, ओके। ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें ऐसे भी पूछ सकते हैं कि एक एक्स मेटल है, एक्स मेटल है, वो रिएक्ट कर रहा है वाई सॉल्यूशन के साथ, ओके, वाई सॉल्यूशन के साथ। वाई मतलब कौन सा सॉल्यूशन है वो हमें फाइंड आउट करने का है, एक्स कौन सा मेटल है अब हमें वो भी फाइंड आउट करने का। तो दिया क्या होगा, ऐसा तो कोई तो एक हिंट दिया होगा ना कि जिससे हमें पता चले कि ये यही आंसर है। तो एक्स मेटल रिएक्ट्स विथ वाई सॉल्यूशन, वाई नाम का एक सॉल्यूशन है उसके साथ, और फिर वो क्या देता है, तो उसने बोल दिया ऐसा कि भाई एक सॉल्ट देता है प्लस गैस जो एज अ फ्यूल रॉकेट फ्यूल में यूज होता है, ओके। या फिर ऐसा भी बोला होगा कि उसमें पॉपिंग साउंड आता है, उसको कैंडल के पास लाने पे पॉपिंग साउंड आता है, तो कौन सा गैस है, इसको हम जेड मान लेते हैं। तो आपको एक्स वाई और जेड ये तीन चीजें डिटरमाइन करने की रहेगी। अब ये मेटल जो है ना, मेटल मेटल में तो आप लिख सकते हो, हमने अपने बुक में कौन सा देखा हुआ है, जिंक वाला, बट उसका मतलब ऐसा थोड़ी कि अकेला एक और एक सिर्फ जिंक ही करेगा, नहीं ना। तो सिर्फ यहाँ पे एक्स मेटल दिया है ना, तो उसके साथ और भी कुछ चीजें दी होगी कि एक ऐसा मेटल, एक ऐसा मेटल जो गैल्वेनाइजेशन, जो गैल्वेनाइजेशन में काम आता है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे दो तीन टॉपिक एक साथ मिक्स करके पूछा जाता है, एक ऐसा मेटल जो गैल्वेनाइजेशन में काम लगता है, और वो जब रिएक्ट करता है एक वाई सॉल्यूशन के साथ तो एक सॉल्ट बनता है प्लस जेड नाम का एक गैस निकलता है। तो आप बताओ एक्स वाई जेड क्या है, अब वही है। और वो भी आपको कैसे बताना है, विद डायग्राम बताना, एक्टिविटी के फॉर्म में बताना, ओके। तो सबसे पहले तो आप पहला का पहला काम आप क्या करोगे कि आपको बनाना है डायग्राम, ओके, डायग्राम। और ऊपर लिख कर दिया हुआ है कि आप एक्टिविटी के फॉर्म में समझाइए, किसके फॉर्म में, एक्टिविटी के फॉर्म में। तो आपको सबसे पहले लिखने का रहेगा वहां पे AIM, मतलब ये आपकी मार्जिन है, AIM, ओके, एम। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट बनाकर अच्छा सा, अगर नहीं बनाओ तो भी चलेगा, यहाँ पर आपको लिखने का स्टार्ट करना है कि क्या एम है। अपना एम क्या है कि रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर आपको पता ना हो कि भाई एम कैसे लिखा जाता है, तो आपको सिर्फ वही चीज लिखने की है कि हमें क्या करना है, लास्ट में आपको आंसर पता हो तो आंसर क्या आएगा वो आपको जो फाइंड करने का है वही इधर लिखने का है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इसको क्वेश्चन भी मान लो, ओके। जैसे कि हम मैथ्स में प्रूफ दैट करते हैं तो ऊपर थियरम होता है, वैसे यहाँ पर एम होगा। एम लिखने के बाद आप वापस मार्जिन के बाहर अच्छे से लाइन बनाकर आप लिखोगे डायग्राम, इफ अगर डायग्राम आता हो तो, जैसे कि इसमें डायग्राम आता है तो आप डायग्राम बनाओगे।
डायग्राम के लिए भी लेबल के साथ सारी की सारी चीज़ें आपको लिखने की है कि भाई एक स्टैंड होता है ना। ऑलरेडी हमने ये पहले वीडियो में बनाए हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे। डायग्राम बनाने के बाद डायग्राम में क्या होना चाहिए, प्लस लेबल, लेबल आपको करने का ही है। और डायग्राम कैसा होना चाहिए, विद पेंसिल, पेंसिल से ही आपको डायग्राम करने की रहेगी। डायग्राम होने के बाद क्या प्रोसीजर है वो, कि भाई टेक HCl डाइल्यूट एक्वेस फॉर्म में है ये। ओके मतलब इस हिसाब से आपको पूरा का पूरा लिखने का है प्रोसीजर। प्रोसीजर आप खुद बना के लिख सकते हो, ट्राई करना कि 4 पॉइंट में आपका प्रोसीजर हो। ओके अभी हमने किस में लिया हुआ है, तो ऐसे तो हम लिख नहीं पाएंगे इन टेस्ट ट्यूब, और उसके अंदर हम फिर क्या करते हैं, तो हम ऐड करते हैं। हमने क्या लिया, उसमें क्या ऐड किया, और उसके बाद अगर आपको पता हो तो डायग्राम के अंदर होता है एक डिलीवरी ट्यूब, पता है ना, और यहाँ पे अपना सोप सॉल्यूशन, इसमें से बबल निकल कर आते हैं। ओके ये वाला अपना डायग्राम है, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर आनी चाहिए। ट्यूब वाला इधर आना चाहिए कि डिलीवरी ट्यूब से गैस जा रहा है, किस में जा रहा है, सोप सॉल्यूशन में जा रहा है ना। प्रोसीजर हमें दिख रहा है ना ये, कि भाई ये डिलीवरी ट्यूब हमने ली है, साथ ही साथ हमने सोप सॉल्यूशन भी लिया हुआ है। ओके वो वाले सारे आपको पॉइंट मेंशन करने के, और इसके बाद आप क्या करोगे, प्रोसीजर लिख लेने के बाद आपको ऑब्जर्वेशंस, अपने ऑब्जर्वेशंस बताना है। ऑब्जर्वेशन में आप क्या लिखोगे, जो दिखता है वही लिखने का, कि हमने जब जिंक डाला, ओके तो फिर क्या हुआ, दूसरा जो सोप सॉल्यूशन था उसमें से बबल निकल कर आए, क्या निकल कर आए, बबल निकल कर आए। ऑब्जर्वेशन में आप नहीं लिखोगे हाइड्रोजन गैस है, ऑब्जर्वेशन में नहीं लिखना है कि ये वाला जो बबल है वो हाइड्रोजन गैस है। हम तो ऑब्जर्व कर रहे थे ना अभी, हम कब लिखेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस है, वो हम लिखने वाले हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन के अंदर हम लिखेंगे कि भाई ऑब्टेन गैस जो है वो हाइड्रोजन गैस है। ओके और रिएक्शन भी हम यहाँ पर ही लिखेंगे। बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स कंक्लूजन भूल जाते हैं, रिएक्शन भूलने का नहीं है, तो ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन के बीच में हमें एक इक्वेशन वाला, केमिकल इक्वेशन का पॉइंट लिखने का है। ओके तो 100 बात की एक बात, अगर एक्टिविटी के फॉर्म में हमें करना हो तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लिखेंगे एम, एम लिखने के बाद डायग्राम, डायग्राम लिखने के बाद प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हमने जो की है उसका कुछ ना कुछ केमिकल इक्वेशन बन रहा होगा, वो केमिकल इक्वेशन, ओके वो केमिकल इक्वेशन आपको लिखने का है। और उसके बाद कंक्लूजन, लास्ट में कंक्लूजन कि हमको क्या मिला है, कौन सी चीज़ हमें हकीकत में मिली है, हम वो लिखेंगे। ओके उसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3, describe an experiment showing the reaction of sodium carbonate with dilute hydrochloric acid। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि इस यही वाला जो है इसमें एक जगह पे ऐसी लाइन आती है, अगर आप टेक्स्ट बुक में रीड करोगे तब। ओके जी टेक्स्ट बुक में ये किस हिसाब से दिया गया है, हम वो एक बार देख लेते हैं कि भाई टेक्स्ट बुक में क्या है, किस हिसाब से दिया है। ओके दिस इज द टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2। आवी जा भाई आवी जा, हाँ जो आवी गई। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाउ डू मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, मेटल कार्बोनेट कैसे एसिड के साथ रिएक्ट करता। तो यहाँ पे ये जो हमें दिख रहा है ना, ये टेस्ट ट्यूब जो दूसरा है, उसमें क्या होता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। ओके लाइम वाटर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। और जब वाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, उससे क्या अपने को मिल रहा है, यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। और जब हम एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई करें, मतलब जो अपने को गैस ऑब्टेंड हो रही है, वो अगर गैस ज़्यादा अमाउंट में होगी, अगर ज़्यादा अमाउंट में होगी, तो ये जो इनसॉल्यूबल
प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्युबल सब्सटेंस, इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो थे वो कैसे हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। ओके, वो कैसे हो जाते हैं यहाँ पर, सॉल्युबल हो जाते हैं। ओके, वो वाली चीज का हमें यहाँ पे ध्यान रखने का है। और फिर दूसरा जो टॉपिक है अपना यही चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, ओके तो वो अपना कौन सा है, सारे के सारे पीएच वाले, पीएच वाले वो इंपॉर्टेंट है। फिर भी एक बार आप ये देख लो यहाँ पे क्या क्या लिखना है, वो एक बार मैं बता देता हूँ किस हिसाब से आया। तो जैसे कि यहाँ पे दो रिएक्शन है, ओके Na2CO3 प्लस 2HCl, यहाँ पे NaSCO3, पूछा क्या है वो देखने का। हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो टेस्ट ट्यूब बी वाला लिखो, सिर्फ मेटल कार्बोनेट है तो फिर आप ए वाला लिखो। ये फर्स्ट इक्वेशन, ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड ये वाली इक्वेशन, ऑन पासिंग एक्सेस ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड तो फिर ये सॉल्युबल हो जाता है। तो ये वाली लाइन से भी पूछा जा सकता है, ओके कि भाई ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसमें पहले इनसॉल्युबल वाइट सब्सटेंस बनता है, उसके बाद वही सेम गैस हम पास करें तो वो सॉल्युबल हो जाता है उसके अंदर, वो कौन सा रिएक्शन है, तो ये वाला टॉपिक है। ओके, कौन सा रिएक्शन है, कौन सा टॉपिक है, तो ये वाला ही है। ओके, ये वाली चीजें आपको याद रखने की है। फिर a compound such as alcohol and glucose also contain hydrogen but are not categorized as acids. Describe an activity to prove it. वापस और एक एक्टिविटी वाला है, उसमें भी आप वैसे ही लिखोगे। ये अपने बुक के अंदर कौन सा है भाई एक्टिविटी, तो अगर आपको पता हो तो एक वेसल लिया है, दो नेल्स लगा के रखे हुए हैं, कुछ याद आया, ऐसा कोई एक एक्टिविटी है अपने में, है ना। और यहाँ पे बल्ब है ना, दिल का टेलीफोन नहीं है मेरे भाई, दिल का बल्ब नहीं है, ये बल्ब कब कब ग्लो होगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है। ओके, ऐसा अपना एक क्वेश्चन है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर होते हैं कि सर इसमें तो कोई ऐसी केमिकल रिएक्शन है ही नहीं, इक्वेशन ही नहीं है, हम इसमें कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, कितना हमें लिखने का है, 4 मार्क्स में ये हम कैसे कर पाएंगे। तो आप कैसे कर पाओगे वो, भाई बहुत ही सिंपल है, इसमें उतना कुछ ज़्यादा टफ है नहीं। चीज़ें वो है कि डायग्राम अगर आपको आता हो ना तो उससे आप देखकर सब कुछ लिख सकते हो। ये वाला डायग्राम 6 वोल्ट की बैटरी, बल्ब है, स्विच है, बीकर हमने लिया हुआ है, नेल है, डाइल्यूट, हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन है और रबर कॉर्क। ओके, अब इसमें हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, तो हमने जब इसके अंदर एसिड डाला तो बल्ब ग्लो हो रहा था। फिर जब हम ग्लूकोज डालेंगे, अल्कोहल डालेंगे जिसके अंदर H तो है बट वो ग्लो नहीं हो रहा है, बिकॉज वो आयंस के फॉर्म में सेपरेट नहीं हो सकता है। क्या नहीं हो सकता, आयंस के फॉर्म में सेपरेट। सेपरेट के बदले हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करेंगे, डिसोसिएट। हमें जो यूज करने का है वो वर्ड कौन सा है, डिसोसिएट। कि यहाँ पे भाई छूटा नहीं पड़ रहा है ना, आयंस के फॉर्म में आएगा नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब होती है, जब एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है तभी होगा, है ना, आयंस हो गए तभी होगा। तो हमें यहाँ पर आयंस जब मिलते हैं तभी जाकर ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, और ग्लूकोज और अल्कोहल में पास होता नहीं है। तो हम इसमें क्या क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सर हम कैसे लिखेंगे, तो देखो सबसे पहले तो हमें एम लिखने का है कि हमें एम क्या है, हमें इलेक्ट्रिसिटी पास करने की है, भाई कहाँ से हो रही है, किस में नहीं हो रही है, डायग्राम ड्रॉ किया। उसके बाद ये एक्टिविटी है, उसके थोड़े बहुत पॉइंट्स सिर्फ एक बार रीड करके चले जाना कि इसमें क्या पॉइंट है, वही एक्टिविटी में हमें फिर छापने का है। और उसके बाद हम लिखेंगे क्या सर, हम इसमें कैसे आंसर बताएंगे। तो चलो अब मैं वो वाली चीज़ें आपको बता देता हूँ कि इसमें हमें पहले बताना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, वो किससे हो रही है, हमें सबसे पहले वो चीज़ बतानी है। और वो किससे होती है, एसिड से होती है। तो मैं ये वाला पॉइंट लिखने का है कि एसिड कंटेन्स H प्लस आयन एज कैटायन एंड एनायन सच एज Cl माइनस इन HCl, NO3 इन HNO3, मतलब ये वाला पैराग्राफ आप टिक कर लेना। तो इसमें ग्लो होता है, हमने बता दिया। किसमें ग्लो नहीं होता, अब हम वो वाला बताएंगे। तो किसमें ग्लो नहीं हो रहा है, अपना ग्लो नहीं हो रहा किसमें, अल्कोहल और ग्लूकोज में। ग्लूकोज अल्कोहल में ग्लो नहीं हो पाता क्योंकि वो आयंस को छूटा पाड़ता ही नहीं है भाई। આયન્સ છોડશે તો પછી ઇલેક્ટ્રિસિટી કંડક્ટ થશે ને, ત્યારે તો જેને ઇલેક્ટ્રિસિટી મળવાની છે એ આમાં આવતી જ નથી। ओके, तो वो वाला पॉइंट हमें यहाँ पे मेंशन करने का है, मतलब ये वाला तो आपको रखना ही है। क्लियर, वापस और एक बार बोल रहा हूँ, एम, डायग्राम, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन। हम क्या देखेंगे, तो ऑब्जर्वेशन हम दो देखेंगे कि भाई दो एसिड रख लो आप, HCl H2SO4, उसमें ग्लो हो रहा है। अल्कोहल
एंड ग्लूकोज में ग्लो नहीं होता। ओके, वो अपना ऑब्जर्वेशन था। कंक्लूजन के फॉर्म में हम ये वाला पॉइंट लिखने वाला है, उसमें हम ये डिस्क्राइब करके उनको बताएंगे। क्लियर एवरीवन? चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, अभी जाओ अभी जाओ अभी जाओ। प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत ही ज़्यादा मेरे को पसंद आता है ये, बाकी बोर्ड का पता नहीं है ना। अगर मैं पेपर छापू तो मैं तो ये वाला पूछ ही लूँगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी वाला। बहुत ही छोटा है आंसर। पीओपी का भी हमने एक वीडियो बनाया है, वो भी आप एक बार देख लेना, है ना। तो आपको पता चल जाएगा कैसे लिखने का है। व्हाट इज पीएस स्केल, पीएस स्केल हम कैसे अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, मैंने उसका भी एक वीडियो बनाया था, वो भी आप देख लेना। जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे को लगे थे केमिस्ट्री के, उसके मैंने वीडियोस बना के रखे हुए हैं। नाउ व्हाट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। अब यहाँ पर अपना स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो ऐसा एक टॉपिक है, ये चैप्टर है जो स्कूलों में, मोस्टली सारे स्कूल्स में आफ्टर दिवाली करवाया है, जब बच्चों का बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं होता है ना। और ये वाला चैप्टर इतना बड़ा लगा कि सर हम ये वाला तो स्किप कर देंगे, हमें ये वाला नहीं करना है, बट नहीं, सेक्शन डी के लिए आपको ये वाला चैप्टर करना ही पड़ेगा। ओके, ये वाले चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ऐसे तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, बट मैंने उसमें से सिर्फ 1 2 3 मेरे को जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे थे ना, मैंने सिर्फ वही रखे। इसका मतलब ऐसा नहीं कि इसके अलावा कुछ आ नहीं सकता, क्या आएगा वो भी मैं बता दूंगा आपको। व्हाट इज स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। स्टेरिफिकेशन रिएक्शन अपना कौन सा टॉपिक है, जब अल्कोहल रिएक्ट करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तब ईस्टर फॉर्म करता है। तब क्या बनाता है, ईस्टर बनाता है। अल्कोहल में अपने बुक में कौन सा अल्कोहल लिया था, इथेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब इथेनोइक एसिड, यहाँ पे हम जो लेने वाले वो कौन सा है, इथेनोइक एसिड। ओके, इथेनोइक एसिड। अब आपको पता होगा यहाँ पर OH होता है फंक्शनल ग्रुप, इसमें कौन सा होता है, COOH, है ना। तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड में से आपको H2O अलग बना देना है, अलग ले लेने का, और जो बाकी बचा वो अपना क्या है, ईस्टर है, ईस्टरिफिकेशन। अब सर अब हम इसमें कैसे लिखेंगे, सिर्फ एक ही लाइन की रिएक्शन है, उतने में क्या कोई 4 मार्क्स दे देगा हमें, नहीं। एक लाइन के रिएक्शन लिखने में कोई 4 मार्क्स नहीं देगा, आपको बताना पड़ेगा 4 मार्क्स आपको क्यों दिया जाए। उसके लिए आप सबसे पहले क्या लिखोगे, तो भाई आपको लिखने का है कि जो ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होती है वो अल्कोहल और किसके बीच में, कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में होती है। अल्कोहल जो हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पर कौन सा, इथेनॉल है, तो आपको वही बताना है, इथेनॉल। और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा, इथेनोइक एसिड है। और फिर जब उसका रिएक्शन होता है तो हमें कंपाउंड मिलता है और साथ ही साथ वाटर मिलता है। अब वो जो मिला हुआ कंपाउंड है वो कैसा है, तो रिएक्शन लिख डाली हमने, इतना लिखकर दिस एंड देन रिएक्शन। रिएक्शन लिखने की है और वो भी बैलेंस करने की है। अगले इसके आगे हमने जो वीडियोस बनाए थे उसमें मैंने बताया हुआ था बैलेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस करने का है, उसके बाद हमें लिखने का कि ये जो है वो कैसा है, स्वीट स्मेल, स्मेल इसकी खराब नहीं होती, अच्छी स्मेल होती है ईस्टर की। ओके, और उसके साथ ही अगर आप टेक्स्ट बुक के अंदर ध्यान दोगे तो ये वाला जो पेज है सेकंड वाला, उसमें लास्ट में नीचे का पैराग्राफ ही है ईस्टरिफिकेशन में, वो पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको लिख देने का है। ओके, पॉइंट वाइज लिखने का, ऐसा नहीं डायरेक्ट छापो, છાપણ કામ આપણે કરવાનું નહીં થતું। ઓકે, પોઈન્ટ વાઇઝ આપણે એક એક વસ્તુ લખવાની છે અને આપણે આમાં એ પણ બતાવી દેવાનું કે આ જે ઈસ્ટર મળે છે અહીંયા, यहाँ पे जो ईस्टर मिल रहा है अपने को, ओके, स्टेरिफिकेशन वो किस में यूज होता है, सैपोनिफिकेशन में भी यूज होता है। रिएक्शन मत लिखो सैपोनिफिकेशन का, बट आपको लिखने का है। यही ईस्टर के बाद हम आगे जाएगी तो सैपोनिफिकेशन आएगा, आपको वो मेंशन करने का। फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, एक्सप्लेन क्लींसिंग इफेक्ट ऑफ इट। ओके, क्लीनिंग इफेक्ट वाला जो है मिशेल फॉर्मेशन है अपना। उसके बाद आपको जो ध्यान रखने वाली चीज है वो कौन सा है, आपने टेक्स्ट बुक में कहीं पे ऐसा डायग्राम देखा होगा ये वाले चैप्टर में, है ना। ये जो है वो आयोनिक पार्ट है और ये जो है नॉन आयोनिक पार्ट है, ये अपना कार्बन चेन, ये अपना चेन वाला पार्ट है, चेन पार्ट। ये वाला जो पार्ट है इसको वाटर बहुत ही ज्यादा पसंद है। H2 H2 को ये तो रिसीव कर लेगा,
और ये H2 से भागता है, डर लगता है इसको H2O से। ओके, पानी से डर लगता है इसको, तो इसको हाइड्रोफोबिक बोला जाता है, उसको हाइड्रोफिलिक बोला जाता है। ओके, हाइड्रोफिलिक बोला जाता है, वाटर के साथ जाके फिल हो जाता है, वाटर के साथ फीलिंग है इसकी, हाइड्रोफिलिक है। फीलिंग एफ वाला नहीं, पी वाला। ओके, पी लिखना, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना वहाँ पर। हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट मतलब जो वाटर से दूर जाता है, वाटर से दूर जाएगा तो कहाँ जाएगा, शर्ट पर लगेगा। शर्ट पे क्या लगा है, डर्ट लगा है। क्लोथ मतलब शर्ट नहीं, क्लोथ, क्लोथ पे क्या लगा है, डर्ट लगा है, तो ये वाला पार्ट डर्ट पर जाता है, और ये वाला पार्ट जाता है H2O मॉलिक्यूल्स पर। और फिर वैसा पूरा का पूरा एक रेडिकल क्लस्टर बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। वर्ड आप मेरे ध्यान रखना, मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि भाई रेडिकल। ओके, रेडिकल तो नहीं, मैंने बोला कीवर्ड्स। कीवर्ड सारे के सारे आंसर्स में होते हैं, आपको कीवर्ड्स ही नोट डाउन करके रखने के टेक्स्ट बुक में। मतलब आज की रात, है ना, वो सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बोलो आज की रात बराबर साइंस पढ़ लेना, जितने भी कीवर्ड्स है वो याद रखने के। इसमें वो अपना रेडिकल स्ट्रक्चर बनाता है। रेडिकल जो है वो कौन सा है भाई, तो डर्ट का पार्टिकल होगा, और फिर टिंग 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 टिंग। थोड़े अच्छे से बनाना, आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम होगा, एकदम आराम से पेपर लिखना है। रेडिकल वाला पूरा स्ट्रक्चर बताने का है। ओके, ये जो पूरा स्ट्रक्चर, ये क्या है, मिशेल फॉर्मेशन है। ये क्या है, ये है डर्ट पार्टिकल। ओके, और ये क्या है, अपना सोप और डिटर्जेंट मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे आप आंसर में कैसे लिखोगे, तो आपको सबसे पहले जब ये आंसर आए तो आपको वही बताना है कि क्या होता है सोप मॉलिक्यूल, क्या होता है डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल। सोप और डिटर्जेंट एक दूसरे से अलग क्यों। ओके, Na और K का जो लॉन्ग कार्बोनिक, ओके, कार्बोक्सिलिक चेन बनता है, Na प्लस वाला और K प्लस वाला आयन वाला, वो क्या होता है, सोप में आता है। वो किस में आता है, वो आता है सोप में। मतलब कि આપણે સાબુમાં આવે છે કયા, तो Na प्लस K प्लस। डिटर्जेंट में हम कौन सा लिखेंगे, अमोनियम वाला। ओके, अमोनियम आयन उसमें होता है और सल्फेट वाला आयन होता है, वो आएगा डिटर्जेंट के अंदर। क्लियर। अब ये हम जब लिखेंगे उसके बाद आपको एक ही ऐसा स्ट्रक्चर बनाने का है अच्छे से, फिर आप मेंशन करोगे ये क्या है, ये क्या है। ओके, मतलब गोला वाला पार्ट, उसका पॉइंट लिखा दो, कार्बोक्सिलिक वाला पार्ट उसका पॉइंट लिखा दो। आपको पता चल रहा है ना ये कैसे मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, आपको वैसा ही अप्रोच रखने का एग्जाम में। फिर हम बताएंगे क्लीनिंग इफेक्ट, कैसे क्लीन करेगा, मतलब कि मिशेल फॉर्मेशन। ओके, मिशेल फॉर्मेशन, कैसे मिशेल बनता है, उसके आपने पॉइंट मेंशन कर दिए। और फिर ये पूरा का पूरा आंसर रेडी हो गया अपना। कौन सा, तो वो हो गया सुपर डिटर्जेंट और क्लीनिंग इफेक्ट वाला। फिर आता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सर ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कौन सा है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो आपको याद रखना पड़ेगा। आइसोमर करके एक टॉपिक था बीच में छोटा सा, वो भी आपको याद रखने का है इसी टॉपिक के लिए। मैं बस एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। ये क्या है, इथ मतलब टू याद रखो, ये नहीं मतलब इज इक्वल टू नहीं है, ये डबल बॉन्ड है। ओके, ये डबल बॉन्ड है, मतलब दो कार्बन में डबल बॉन्ड बनता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए आपको बताना पड़ेगा कि भाई कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
2,4 वैलेंसी 4 और वैसे ही लाइन खींचकर सॉरी आप लिखोगे हाइड्रोजन का नंबर 1, कॉन्फ़िगरेशन 1 होगा, इसका वैलेंसी भी 1 होगा। ओके, और उसके बाद आपको इसका इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर बनाना है। इलेक्ट्रॉन और स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, तो भाई दोनों के अलग रखने का, कार्बन के लिए मैं रख रहा हूँ क्रॉस, 1 2 3 4 हुए, बट इसको वैलेंसी मतलब पूरा का पूरा अपना जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, और 4 चाहिए। तो ये किसका उधार मांगेगा, तो ये उधार मांगता है हाइड्रोजन के पास से कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मेरे को भी एक इलेक्ट्रॉन दे दो। वैसे यहाँ पे अपना दूसरा कार्बन है, उसके भी हम 4 बनाएंगे, 1 2 3 4। अब कंफ्यूज हो गए सर आप ये क्या कर रहे हो, आप तो सिर्फ बनाते जा रहे हो, हमें पता कैसे चलेगा कौन क्या है। तो जैसे ही 8 हो कंप्लीट, आप एक सर्कल बना दो और काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये फुलफिल, हाइड्रोजन भी फुलफिल। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत ध्यान देके एग्जाम में करने का, अगर ये वाला आ गया तो इसको 2 चाहिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, चलो बन गया ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ऐसा आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने की रहेगी, बट ज़्यादातर ये इसमें 4 मार्क्स में कौन से पूछे जाता है, तो इसमें ज़्यादातर जो पूछे जाते हैं जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी रहती है आने के एग्जाम में, वो आएगा 2 ब्रोमो पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाओ, केमिकल फॉर्मूला लिखो और स्ट्रक्चर बनाओ। हेक्सेन का स्ट्रक्चर बनाओ, साइक्लोपेंटेन मतलब इस हिसाब से ब्रोमो आ जाएगा, साइक्लो आ जाएगा साइक्लिक फॉर्म में। अगर उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल केस पूछना हो, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पेपर बनाना है, तो बेंजीन पूछ लेंगे। ओके, बेंजीन पूछ लेंगे। अगर उनको है ऐसा कि भाई एक अच्छा सा ट्विस्ट बना के देते हैं जिसमें बच्चों का ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाए, तो वो बेंजीन पूछ लेगी। बेंजीन ऐसे तो बहुत ज़्यादा इजी है, जिसने किया होगा उसको आएगा ही आएगा। फंक्शनल ग्रुप आपको याद होने चाहिए, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है वो। फंक्शनल ग्रुप सर आ कयो टॉपिक છે ફંક્શનલ ગ્રુપ વાળો, તમે બોલો છો કે ખબર નહીં પડતી, તો એ કયો છે ફંક્શનલ ગ્રુપ વાળો જે ટॉपिक છે આપણો કયો છે, એ છે વિલ યુ બી माय फ्रेंड। 4 चैप्टर में देख लेना, बनो ना बनो अब वो तो आप पर है, बनाओ मेरे को या ना बनाओ, बट ये टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसमें आपको याद क्या रखने का है कि भाई विल यू बी माय फ्रेंड वाला टॉपिक एक बार कर ही लेना, एक बार आपको वो कर ही लेने का है ना मित्र। चलो तो આપણે આગળ વધીએ। રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ, ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ, ટ્રાન્સપોર્ટેશન સિસ્ટમ મીન્સ હાર્ટ, એસ્ક્યુટરી સિસ્ટમ, નેફ્રોન, ન્યુટ્રિશન ઇન અમીબા, ઝાયલેમ એન્ડ ફ્લોએમ। સર તમે તો આખા ચેપ્ટર જ આમાં લખી નાખ્યું છે, લાઈફ પ્રોસેસ। यस एग्जैक्टली, लाइफ प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत जोरदार बात क्या है पता है आपको, इस बार जो सीबीएसई की एग्जाम थी ना उसमें लाइफ प्रोसेस में से कौन सा क्वेश्चन आया होगा, उसमें आया था लिम्फेटिक सिस्टम, लाइम सिस्टम वाला, इसमें से कोई था ही नहीं। बट अपना गुजरात बोर्ड है, गुजरात बोर्ड वाले उतना कुछ टफ पूछेंगे नहीं, इसमें से एक आधा तो वो पूछ ही लेंगे। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब अपना हार्ट, डबल सर्क्युलेटरी सिस्टम वाला। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम सर હવે રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ છે તો એમાં શું, હવે એમાં છોકરાઓ બહુ કન્ફ્યુઝ થાય છે, જ્યારે સિસ્ટમ નામ આવે ને સિસ્ટમ, તો સિસ્ટમ વાળામાં તમારે ડાયાગ્રામ બનાવવાનો છે। કયો સર, હ્યુમન રેસ્પિરેશન વાળો। હ્યુમન રેસ્પિરેટરી સિસ્ટમ વાળો। તો સર બીજો પણ એક છે, પેલો આપણો ત્રિશુલ વાળો છે, તમને ખબર હોય તો એક ડાયાગ્રામ આવો પણ છે જેમાં આ રીતના ત્રિશુલ બને છે। સર તો આપણા ત્રિશુલનો યુઝ ક્યારે કરવાનો, તો એક ક્વેશ્ચન જોઈને તમારે યુઝ કરવાનો, એમને ત્રિશુલ યુઝ નહીં કરી લેવાનું, 4 માસ જતા રહે, ખાલી ફોકટમાં આપણે યુઝ ના કરાય, બહુ એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ ત્રિશુલ। ઓકે, આ આપણે ક્યારે યુઝ કરશું, જ્યારે એવું પૂછવામાં આવે
व्हाट इज रेस्पिरेशन। और अगर ऐसा कोई वर्ड दिखता है आपको, पाथवे, 2 ही मिनट है ना, थोड़ा डिस्टरबेंस आ गया था अभी फोन। डिफरेंट पाथवेज, तब आपको ये वाला बताना है रेस्पिरेशन का। और व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन की आप डिफाइन लिखोगे यहां पर, और फिर आप लिखोगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन आप कैसे लिखोगे, तो आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन लिखने का है टेब्यूलर फॉर्म में। अगर आप ऐसे लिखोगे डिफरेंस बिटवीन क्या फॉर्म में, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, और उसके बाद आपको बनाने का रहेगा त्रिशूल। बट एक बात ध्यान रखना, प्लीज ये वाली मिस्टेक मत करना, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया है तो ये करने का नहीं है। पूछा है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन, डिफरेंट वेज और डिफरेंट पाथ ऑफ रेस्पिरेशंस, ओके, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस, तभी आप ये वाला एक्सप्लेन करोगे। डेफिनेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, कौन कौन सा होता है वो वाला आपको पता ही होगा। ओके, और उसके बाद एरोबिक एंड एरोबिक, ओके, और उसके बाद डिफरेंट पाथवे, ईस्ट वाला, मसल्स वाला और माइटोकॉन्ड्रिया वाला। क्लियर एवरीवन, आपको ऐसे ही करने का, इसमें मिस्टेक मत करना। बहुत बार बोर्ड के पेपर चेकिंग में हम देखते हैं क्वेश्चन कुछ और है, बच्चे ने आंसर कुछ और लिख दिया। और वैसा ही और एक टॉपिक भी है, अभी आगे आएगा, आपको पता चलेगा कौन सा है। तो वो एक्सक्रीटरी सिस्टम में नेफ्रॉन, नेफ्रॉन और न्यूरॉन, ये दो में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बराबर देखते हैं नहीं। और न्यूरॉन होगा नेफ्रॉन लिख देंगे, नेफ्रॉन होगा न्यूरॉन लिख देंगे। मेरा ही एक स्टूडेंट था, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था, आउट ऑफ वाला लड़का था, उसने ये वाला मिस्टेक किया था। उससे ज्यादा दुख मेरे को हुआ, क्योंकि मैंने उसको बोला था कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना, पर भाई साहब ने गलती कर दी थी। वो आप मत करना, क्योंकि अब मैं और ज्यादा दुख सहन नहीं कर सकता दोस्त। ओके, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला हमें पता चला। नाउ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो भी 3 स्टेप में आता है। बहुत बार आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे रेफरेंस बुक में कि सर फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन क्या होता है, सेकंड स्टेज कौन सा होता है, थर्ड स्टेज कौन सा होता है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इतना बड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या पूरा का पूरा आप लिखोगे? नहीं, पूरा का पूरा नहीं लिखोगे, आपको दिखने का है कि उसमें क्या पूछा गया है। 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, कैसे भी पूछ ले। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो कौन सा है अपना, माउथ वाला है। मतलब आपको पता है ना, कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर, सलाइवरी अमाइलस, ओके, यहाँ पर अपना एंजाइम, कौन सा, सलाइवरी अमाइलस, उससे क्या होता है, सिंपल शुगर में, या फिर कार्बोहाइड्रेट, शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट के, ओके, ये वाला है। तो क्या माउथ में, सिर्फ माउथ में आता क्या क्या है वो भी आपको लिखना है। टीथ, क्या करेगा टीथ, टंग, क्या करेगा टंग, तीसरा सलाइवरी ग्लैंड, क्या करेगा सलाइवरी ग्लैंड, और फिर एक अच्छा सा लास्ट में आंसर कंप्लीट होता है ये वाला। तो ये हुआ अपना फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन, ओके, ये फर्स्ट स्टेज ऑफ डाइजेशन है। पूरा का पूरा डाइजेशन छाप नहीं देने का है अपने को। अगर 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स में आया तो 4 मार्क्स में आया तो आप छाप सकते हो पूरा, अगर पूछा हो तो। सेकंड स्टेज कौन सा है सर, सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज, अब इसोफेगस से खाना कहाँ पर जा रहा है, अपने स्टमक में जा रहा है। अब स्टमक में क्या होता है, गैस्ट्रिक, अपना स्टमक जो है, स्टमक की जो वॉल है उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज करते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो इसमें हम लिखने वाले हैं स्टमक वाला, ओके, स्टमच। हाँ, और यहाँ पे और एक पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया होता है स्टोमेटा, बच्चे लिख के आ जाते हैं स्टमक, पूछा होगा स्टमक, लिख देंगे स्टोमेटा, થયું છે ને એવું? આ ભાઈ આવી ભૂલ ના થવી જોઈએ।
आता है, इतना मस्त स्टोमेटा बनाया होगा, एकदम मस्त पूरा फूल बना के, फूल गुलाब का, बट भाई पूछा था स्टमक, बनाना ही नहीं था वो। तो हमें वो वाली चीज याद रखने की है, સ્ટમક। આપણે અહીંયા અત્યારે વિદ્યાર્થીઓ છે જ જે ભણી ગયા હતા, એને ભણે જ છે આપણી પાસે, એમાં પણ બહુ બધાએ ભૂલ કરી હતી, બહુ બધાની એક બે જ હતા, પણ મારા માટે બહુ કહેવાય। ઓકે, સ્ટમક, સ્ટમક વાળું જે પૂછેલું છે સેકન્ડ સ્ટેજની અંદર આવે છે। સ્ટમકની અંદર હોય છે ગેસ્ટ્રિક ગ્લેન્ડ, આ રિલીઝ કરે છે જ્યુસ। ઓકે, જ્યુસ, ચીકુ જ્યુસ નથી, આ ત્રણ ટાઈપના જ્યુસ આવે છે આમાં, HCl, म्यूकस और एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेप्सी। ओके, आपको इस हिसाब से लिखने का है, ऐसे मार्क दे दो, HCl के पॉइंट लिखो, म्यूकस का पॉइंट लिखो, पेप्सिन का पॉइंट लिखो, ये सेकेंड स्टेज के अंदर आता है। ओके, सेकेंड स्टेज પછી જ્યારે સ્ટમકમાંથી નીકળતું હોય ત્યારે હજી એક વસ્તુ છે આપણે લાઈનમાં અહીંયા જ સાથે, અમારું જો સ્ટમક હોય તો અહીંયા જ આવે છે, તો મારું અહીંયા શું આવશે, લીવર આવશે, લીવર આવશે। ઓકે, લીવર જે છે તો શું લીવર જ આખે આખું એની અંદર જ્યુસ મૂકે છે? નહીં, લીવરની અંદર આપણે શું હોય છે, ગોલ બ્લેડર, અને એ શું બનાવશે, બાઇલ જ્યુસ બનાવશે। બાઇલ જ્યુસ પછી બાઇલ ડક્ટથી આપણે ક્યાં જાય છે, સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર। જ્યારે વર્ડ આવે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન, જ્યારે વર્ડ આવે સ્મોલ ઇન્ટેસ્ટાઇન તો એ થર્ડ સ્ટેજ થઈ જાય ઓફ ડાયજેશન। થર્ડ સ્ટેજમાં તમારે યાદ રાખવાનું છે સ્મોલ इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन भाई, नाम ही स्मॉल है, बाकी इसका आंसर सबसे ज्यादा लॉन्ग है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आपको बताने का कि इंटेस्टाइन में भी जूसेस आते हैं, सीक्रेट होता है, वो कौन करता है, पैंक्रियास करता है। बाइल जूस भी आया, बाइल जूस का काम क्या है वो भी आपको इसमें लिखने का है। पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो क्या करते हैं वो भी आपको इसमें लिखने का है। मतलब ये फाइनल स्टेज है डाइजेशन का। इसके बाद डायरेक्ट जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, जो वाटर एब्जॉर्ब करता है, एक्स्ट्रा डाइजेशन में कोई हेल्प नहीं करता। ओके, हम जो बात करते हैं ना कि प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, हाँ फैट लिपिड्स, ओके, प्रोटीन, फैट, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ये एब्जॉर्ब कहाँ पे होता है, तो यहाँ पे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही, छोटे छोटे फॉर्म्स में बढ़ जाएगा और उसके बाद ये एब्जॉर्ब होगा। फिर एक्सेसिव वाटर लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, रेक्टम एनस से बाहर हो जाता है। आपको स्टेप्स जो याद रखने के ये वाले, थर्ड स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड फर्स्ट स्टेज। स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर आप बात करें उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का विली लाइक स्ट्रक्चर खबर आखो, हम सर्कल हो ना, आखो हम विली लाइक स्ट्रक्चर हो, આની અંદરથી જ આખો આવું હોય, આની અંદરથી ફૂડ જાય, જ્યારે ફૂડ આમાંથી જતું હોય છે તો ન્યુટ્રિશન બધા એબ્ઝોર્બ કરી લે, વિલીસ શું કરશે, ન્યુટ્રિશન એબ્ઝોર્બ કરી લેશે। ઓકે, તો એ વાળો પોઈન્ટ તમારે લખવાનો। એના પછી કયા કયા જ્યુસ આવે છે, પેન્ક્રિયાટિક જ્યુસ મીન્સ કયા કયા એન્ઝાઇમ્સ છે અને શું કામ કરે છે એ પણ આપણે લખવાનું। કાર્બોહાઈડ્રેટ વાળું એન્ઝાઇમ કયું, પ્રોટીન વાળું એન્ઝાઇમ કયું, ફેટ વાળું એન્ઝાઇમ કયું। ઓકે, અને બાઇલ જ્યુસ શું કામ કરે છે એ પણ લખવાનું છે। એસિડિક નેચર હતું એને પછી થોડુંક શાંત પાડે છે, ન્યુટ્રલ કરે છે, પ્લસ ફેટના બહુ મોટા મોટા મોલેક્યુલ, મોટા મોલેક્યુલને શું કહેવાય, ગોબ્યુલ્સ કહેવાય છે। તો એ ગોબ્યુલ્સને નાના નાના ટુकड़ाओं પાડવાનું કામ કરે છે ભાई। ओके, एंड देन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, हार्ट है ना, दिल धड़कने दो, धड़कने देना। एग्जाम के टाइम पे भी हार्ट में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर टेक्स्ट बुक में 2 टाइप के डायग्राम है, हम कौन सा बनाएं। देखो पूछा क्या गया है, स्केमेटिक डायग्राम ऑफ हार्ट और एक्सप्लेन करो हार्ट, तो आपको जो पहला वाला डायग्राम है वो करना है। और अगर ऐसा पूछा गया कि व्हाट इज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड वाला डायग्राम है वो करो। अगर आपको दोनों के दोनों डायग्राम आते हैं, आपके पास अच्छा खासा टाइम बचा है ना, तो साइड में दूसरा वाला डायग्राम भी कर दो। ओके, मैं क्या प्रीफर करता हूँ, हमेशा थोड़ी सी जगह छोड़ो हर एक डायग्राम में, कि अपना जो पेज होता है पूरा का पूरा बीच में डायग्राम ड्रॉ करके यूटिलाइज मत कर लो। मार्जिन है, अच्छा खासा यहाँ पे डायग्राम बनाओ और आंसर लिखो। अगर कुछ याद आया और एक डायग्राम आपको बनाना है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, आप रफ करोगे पेपर फट सकता है, तो इसको कट मार के यहाँ पे बना दो। कहीं पे 2 डायग्राम आते तो 2 बना दो, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको बनाना है
तो आप एक्सक्रीटरी सिस्टम बना सकते हो। ओके, है ना। हाँ, तो अब अपना कौन सा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अपना हार्ट वाली हम बात कर रहे हैं, हार्ट का। ओके, हार्ट के दो डायग्राम है, दोनों का आप सेक्शन वाइज एक्सप्लेन करोगे। अगर स्केमेटिक डायग्राम पूछा है तो आपको एकदम सिस्टमेटिक एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज एट्रियम, व्हाट इज वेंट्रिकल्स। ओके, आपको एकदम परफेक्टली एक्सप्लेन करने का है, लिख लिख कर कि एट्रियम બે ટપકા લખો, વેન્ટ્રિકલ્સ બે ટપકા લખો। પછી આપણે વાલ્વ આવે છે તો વાલ્વ બે ટપકા કયા કયા વાલ્વ છે, બાયકસ્પિડ ટ્રાયકસ્પિડ વાલ્વ। ઓકે, સેપ્ટમ બે ટપકા શું કરે, સેપ્ટમ ક્યાં હોય છે, સેપ્ટમ એ બધું ક્લિયર। પલ્મોનરી આર્ટરી એન્ડ વેન, વેના કાવા, ઓર્ટા, આ બધી વસ્તુ તમારે લખીને સમજાવી દેવાની। ડબલ સર્ક્યુલેટરી સિસ્ટમમાં કઈ રીતના, તો એ ક્યાંથી ક્યાં બ્લડ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે આપણે એ લખવાનું છે, ઓક્સિજનેટેડ ડીઓક્સિજનેટેડ વાળું। પછી છે એક્સિટરી સિસ્ટમ સ્લેશ નેફ્રોન, અરે સોરી બ્રેકેટની સ્લેશ। એક્સિટરી સિસ્ટમ સાથે જે બીજું આવે છે યુરિન ફોર્મેશન। હવે થોડુંક મેં સ્પીડમાં જાઉં છું કેમ કે આપણે આના સિવાયના પણ બીજા બધા ન્યુમેરિકલ્સ વાળો પણ એક વિડીયો બનાવવાનો છે। ઓકે, એક્સિટરી સિસ્ટમ ઓર યુરિન ફોર્મેશન। ન્યુટ્રિશન ઇન અમીબા, ન્યુટ્રિશન ઇન અમીબા સર હવે આપણે એ કઈ રીતના 4 માર્ક્સમાં લખશું, આટલો નાનો છે બટ નહીં, એ પણ લખી શકાય આપણેથી। ન્યુટ્રિશન ઇન અમીબા 5 સ્ટેપમાં ડિવાઈડ થઈ જાય। ઇન્જેક્શન, ઓકે, એના પછી શું આવશે આપણે, ઇન્જેક્શન, ડાયજેશન, એબ્ઝોર્પ્શન, એસિમિલેશન અને એક્સક્રીશન। એમીબામાં 5 આવી ગયા કે નહીં, અલગ અલગ, આરામથી 4 માર્ક્સ મળે। 5 પોઈન્ટ લખવાના અમીબાની અંદર। ઇન્જેક્શન, ડાયજેશન તોડવાનું કામ કરે અને ફૂડ પાર્ટિકલને, સેકન્ડ ડાયજેશન। થર્ડ એબ્ઝોર્પ્શન, એબ્ઝોર્બ કરે છે। ફોર્થ એસિમિલેશન, એટલે કે યુટિલાઇઝ કરે છે ટુ પ્રોડ્યુસ એનર્જી, એસિમિલેશન। એન્ડ ફિફ્થ વેસ્ટ પ્રોડક્ટને બહાર ફેંકી દેવું, એ એક્સક્રીશન। તો આ 5 अलग अलग स्टेप में लखशो। હવે એ પણ અમીબા વાળો आंसर कई रीते लखवानो, कैसे हम ये लिखेंगे, नाम दे दिया था हमने अमीबा। डायग्राम, 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 इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और देन एक्सक्रीशन। 5 स्टेप मस्त मजानो 4 मार्क्सनो आंसर बनी गयो आपनो। પછી આપણે છે ઝાયલમ એન્ડ ફ્લોએમ। ઝાયલમ ફ્લોએમ ઓલરેડી 9th સ્ટેન્ડર્ડમાં તમે ભણી ગયા છો। ઝાયલમ એન્ડ ફ્લોએમ ડાયરેક્ટ નહીં પૂછાશે। પ્લાન્ટની અંદર કઈ રીતના ટ્રાન્સપિરેશન થાય છે, ટ્રાન્સલોકેશન થાય છે। અધરવાઇઝ થોડુંક ટ્વિસ્ટ બનાવીને પૂછવું હોય આ વાળો સેમ ક્વેશ્ચન તો એ કઈ રીતના પૂછી શકાય કે આપણે ઝાડના નીચે રહીએ તો આપણે ઠંડક શું કામ મહેસૂસ થાય છે, એની પાછળનું આખું તમે મેકેનિઝમ એક્સપ્લેન કરો। तो ये कयो टॉपिक હતો, ये હતો આપણો ट्रांसपीरेशन। पता है वो सक्शन होता है लीव में, नीचे से रूट से लेकर जाता है। मान लो ये मेरे हाथ, ये क्या है, उंगली मेरे लीव्स है, लीव्स से वाटर इवापोरेट हो रहा है, रूट है जो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पर लो प्रेशर, हाई प्रेशर, वाटर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अपवर्ड फोर्स, सक्शन, कुछ याद आया ऐसा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन वाला। सक्शन होके यहाँ तक पानी आता है, फोटोसिंथेसिस होता है, इवापोरेशन के फॉर्म में उड़ जाता है। इवापोरेशन होगा तो सराउंडिंग कैसा होगा, कूल होगा। अगर ये ट्विस्ट करके पूछे तो ऐसे पूछ सकते हैं, है ना। तो हमें मेंटोस खाने की, दिमाग की बत्ती जलाओ, मतलब वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में मत खाना, खा के जाना, है ना। कोई पब्लिसिटी नहीं है भाई, ऐसे ही जो मन में आया वो बोला। एक्सप्लेन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से टाइप से आपको पता ही है, उसमें से सारे के सारे आपको नहीं पूछेंगे एग्जाम में, कोई भी 2 आपको एक्सप्लेन करने के होंगे, वो आपको एक्सप्लेन कर देने के। स्पोर फॉर्मेशन पूछा, ज़्यादातर पूछा जाता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और फिर बडिंग। अगर वो नहीं आता है तो रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, बहुत ईजी टॉपिक है। याद आपको क्या रखने का है कि आप कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये वाले चैप्टर में से एक चीज़ पढ़ के जाना कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में फ़र्क क्या है। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ कि जो ऐसे आलसी बच्चे हैं जिसके मार्क्स आ जाते हैं ना, बट फिर भी थोड़ी सी मेहनत करके ये पढ़ लेना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। कौन सा टॉपिक, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन, ओके, वो वाला। बडिंग भी इंपॉर्टेंट है, जितने हैं वो हमें सारे के सारे कर लेने के। सबसे पहला आता है फिजन। फिजन भी 2 टाइप के होते हैं। फिजन में भी हम कैसे लिखेंगे कि वो भी मैं एक बार बता देता हूँ कि भाई अभी मौका मिला है तो छोड़ने का नहीं, मौका है,
और यहाँ पे ये चौका है, 4 मार्क्स का है ना टॉपिक, मौका है भाई, चौका मारना पड़ेगा। फिजन की अगर हम बात करें तो फिजन जो होता है वो भी 2 टाइप के होता है। अब फिजन की हम बात कर देते हैं यहाँ पर, तो वो 2 टाइप के कौन कौन से सर, कौन कौन से 2 टाइप के फिजन सर? वो बाइनरी, मल्टीपल। बाइनरी में कौन से आपने ये 2 पार्ट बनाए सर? बाइनरी में भी है, पता नहीं है ना, बट है कौन सा? इरेग्युलर, जिसका एग्जांपल है अमोइबा। दूसरा का एक फिक्स्ड शेप वाला ऑर्गेनिज्म है ना, वही। कुछ कहीं पे आपने पढ़ा था काला आजार, लेशमानिया वाला, वही यहाँ पर आएगा, काला आजार लेशमानिया, जो रेगुलर शेप में होता है। ओरिएंटेशनल बाइसेक्शन जिसका होता है, मतलब कि आपने वो देखा होगा फ्लैजेला वाला है ना, ऊपर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वहां से 2 कट होकर अलग हो जाता है, वो रेगुलर है। अमीबा में इरेगुलर होता है। ये 2 टाइप के। और फिर यहाँ पे आता है मल्टीपल में प्लाज्मोडियम। ओके, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कहाँ पे काम लगता है वो भी अपना काम, क्या मतलब प्लाज्मोडियम है उससे क्या चीज़ होती है आपको वो भी याद रखने की है। ओके, मल्टीपल फिजन वाले टॉपिक में। एंड देन फिजन हुआ, उसके बाद अपना सेकंड जो इंपॉर्टेंट आता है वो कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के बाद अपना कौन सा है? मैंने अभी तो बोला था फ्रेगमेंटेशन करे तो रीजनरेशन पढ़ ही लेने का। रीजनरेशन के बाद अपना कौन सा है? बडिंग। हेलो बडी, बडिंग में भी 2 है, यूनिसेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर। सर यूनिसेल्यूलर में कौन सा? YAST, मल्टी में हाइड्रा। ये यूनि का था, और ये सारे मल्टी के हैं। किसके हैं? मल्टी के हैं। ओके, मल्टी सेल्यूलर, ये सारे के सारे मल्टी के थे, बट उसके अंदर भी बडिंग के अंदर यूनिसेल्यूलर भी है, ईस्ट। इसके बाद जो आता है वो कौन सा है? स्पोर फॉर्मेशन, और फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये अलग से भी पूछा जाता है। इसके अंदर भी है पार्ट्स। ओके, लेयरिंग है ना, अपना लेयरिंग बनता है, ग्राफ्टिंग बनता है। ओके, तो ये वाला भी पूछ सकते हैं वो लोग। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं दूंगा। उसके बाद अपना आता है कि एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसके पहले वाले एग्जामों में मेल रिप्रोडक्टिव पूछा गया है, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि इस बार फीमेल रिप्रोडक्टिव पूछ ले, अगर पूछना हो तो। ओके, और फिर आता है एक्सप्लेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में जो सेक्शनल डायग्राम है फ्लावर का, वो आपको मिस बिल्कुल भी करने का नहीं है। ओके, कौन सा सेक्शनल डायग्राम सर? खबर છે પેલા પાંદડા બધા બનાવેલા છે હે ને, એ વાળો ડાયગ્રામ, એને સેક્શનલ, જે આખો ફ્લાવર કાપીને જે સેક્શનલ ડાયાગ્રામ બનાવેલો છે એને સેક્શનલ ડાયાગ્રામ ઓફ ફ્લાવરિંગ પ્લાન્ટ કહેવાય. બીજા પેજ પર, આ સાઈડના પેજ પર જે ડાયાગ્રામ છે એ કયો છે? એ આપણે શેનો આવશે? એ જર્મિનેશનના ટાઈમનો છે, फर्टिलाइजेशन वाला डायग्राम है। ओके, तो आ वस्तु ध्यान रखनी है। देन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड वो भी आपको पॉइंट वाइज ही लिखने का है, पूरा का पूरा पूरा पेज नहीं भरने का है, रिपोर्ट राइटिंग नहीं करने का है, उसमें वॉज आना ही नहीं चाहिए, मार्क्स कट हो जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में मैकेनिकल बैरियर। ओके, बाद में अपना मैकेनिकल बैरियर मतलब क्या है सर? तो वो भाई कॉन्डम हो गया। ओके, और उसके बाद हम मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, डायफ्राम हो गया, वो वाला हम सब लिखेंगे। उसके बाद आता है अपना पिल्स वाला। पिल्स वाला सेकंड पॉइंट है, बट पिल्स है क्या? वो मेडिसिनल है, हार्मोनल मेथड है। उसके बाद सर कौन सा आता है? उसके बाद जो हम लिखने वाले वो है सर्जिकल। ओके, सर्जिकल और कॉपर टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सारी की सारी आप लिख दोगे, मेरे को पता है कि ये आप लिख ही दोगे, बहुत
वाह भाई वाह, इंस्ट्रक्शन पूरी की पूरी टीचर्स ने दी होगी स्कूल में भी और ट्यूशन में, तो उसको पूरा पूरा फॉलो करना। और अगर इसमें भी आपको डायग्राम बनाना है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, तो क्या सर इसमें हम डायग्राम बना सकते हैं? डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा, बिकॉज अपने बुक के अंदर, अपने टेक्स्ट बुक में, अपना जो बुक है, बुक में इसके डायग्राम नहीं है मेथड के। अगर आप बनाते हो डायग्राम तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा अच्छा रहेगा। फिर आता है डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन सर क्या तीनों के तीन एक साथ पूछ लेंगे? नहीं, ऐसा पूछा होगा कि धीरेन कुमार नाम का एक लड़का है, उसको बेंच पे बैठा है तो बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दूर तक प्लेट नहीं दिखती, नंबर प्लेट, वो पूछा गया है इसके पहले भी। वैसे क्वेश्चन बनाकर पूछे जा सकते हैं, तीनों के तीन आपको डिफेक्ट ऑफ विजन कर ही लेने के हैं। एंड देन डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ना। स्टेप वाइज आप करोगे। सबसे पहले डिस्पर्जन वाला डायग्राम। डायग्राम में बच्चे ज़्यादातर एरर कहाँ पे करते हैं, मैं एरर बताता हूँ आपको। एरर करेक्शन होना चाहिए। ऐसे बनाया, रॉन्ग है ये भाई। सर क्या बात कर रहे हो आप, ये रॉन्ग कैसे हो गया? तो ये वाला मेथड रॉन्ग है। सर अब ये दोनों में रॉन्ग कहाँ से हुआ और क्या हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ, क्या करता हूँ मैं? एक्सटेंड करता हूँ, तो ऐसे जा रही है। ये वाली लाइन एक्सटेंड करता हूँ तो ऐसे जा रही है। मतलब इसमें आपका डेविएशन हो ही नहीं रहा है, और यहाँ पर आपका डेविएशन हो रहा है, डेविएटेड। तो ये वाला जो डायग्राम है ये परफेक्ट है, आपको ये ऐसे ही फॉलो करने का। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन रख देने की, जहाँ पे आप विप्रो लिखोगे, ऐसा डायग्राम करना है ना। आ रीते આપણે તન્નક તારા નહીં બનાવવાના, ફૂલ ખંડી નહીં બનાવી દેવાની, ઓકે। આ વસ્તુનું યાદ રાખવાનું, ધ્યાન રાખવાનું છે આપણે। પછી છે હ્યુમન આઈ। હ્યુમન આઈ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે, એ વધારે 4 માર્ક્સમાં નથી આવતો, બટ મને એવું લાગે છે કે આ વખતે થોડીક મહેરબાની કરીને હ્યુમન આઈ પૂછી લે। सोलेनॉइड विथ कैरेक्टरिस्टिक्स। सोलेनॉइड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कौन सा, कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा, है ना। अब सोलेनॉइड की बात करें तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि बी, सिम्बॉल्स नहीं पता તમને આવડતા है तो बहुत સારું કહેવાય। बी प्रोपोर्शनल टू एन, ओके। આ બધી વસ્તુ તમે લખશો તો પેપર ચેક કરીને પણ બહુ સારું લાગશે, ઓકે। કે હા ભાઈ આને તો આવું પણ આવડે છે। બી એટલે શું છે? બી ના ઉપર આ રીતના વેક્ટર ક્વોન્ટિટી મૂકી દેવાની, કે આ વેક્ટર છે મેગ્નેટિક ફિલ્ડ, ઓકે। એન્ડ ધેન effect of force on a current carrying conductor, effect on a force, effect of a force, આ વાળો ડાયાગ્રામ આપણો યાદ છે ને। આ પછી મૂવ થશે, એ વાળામાં જે ટેક્સ્ચ્યુઅલ ઇનટેક્સ્ટના क्वेश्चन છે એ તમારે કરી લેવાના, એ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। देन डोमेस्टिक सर्किट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमेस्टिक सर्किट। एंड देन एक्सपेंड ओजोन एंड ओजोन डिप्लीशन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन एंड ओजोन डिप्लीशन आप लिखोगे कैसे, क्या आप लिखोगे उसके अंदर, वो भी मैं आपको बता दूँ 4 मार्क्स में कैसे आएगा ये वाला आंसर। ओजोन શું છે? પેલું આપણે ખબર ને બ્લેન્કેટ વાળો ને એવો પોઈન્ટ છે કે પ્રોટેક્ટિવ લેયર, પ્રોટેક્ટિવ લેયર વાળો, એ વાળો પોઈન્ટ તમારે આમાં લખવાનો, ઓકે। એન્ડ હાયર પર, લોઅર પર કેટલા કિલોમીટર અબવ હોય છે, ઓકે, બધા પોઈન્ટ્સ તમારે લખવાના છે। ઓઝોનના મીન્સ કે પહેલા તમે આ રીતના હેડિંગ આપશો ઓઝોન, તો એમાં 1 લાઇન, 2 લાઇન, 3 લાઇન, 3 લાઇન ભરેલી હોવી જોઈએ, અલગ અલગ પોઈન્ટ વાળી, આ રીતે છે, ઓકે। ધેન ઓઝોન ફોર્મેશન હેડિંગ આપવાનું, ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ફોર્મ, रिएक्शन, इक्वेशन, ओके, इक्वेशन के फॉर्म में,
પછી ડિપ્લીશન ઓફ ઓઝોન લેયર કેમ ડિપ્લીટ થાય છે એના પોઈન્ટ્સ. ઓકે, ડિપ્લીશન થઈ ગયું તો હવે આના હાર્મફુલ ઇફેક્ટ શું છે? અને એના પછી આપણે પ્રોટેક્ટ પણ કરવાની છે ને, પ્રિઝર્વ કરવાની છે, પ્રોટેક્શન વાળો પોઈન્ટ. તો આ રીતના તમે આન્સર લખશો તો કોઈ પણ પેપર ચેકર હોય તમારા માર્ક્સ કાપી જ ના શકે. આ રીતના તમે ઓઝોન એક્સપ્લેન કરેલું છે તો ગમે એવું પેપર ચેકર એ માર્ક્સ કાપવાનો નથી, એક માર્ક્સ કાપવાના નથી. एक्सप्लेन एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम. एनर्जी फ्लो 10% रोल, ओके, वो आपको कर लेने का. और मैंने जो बोला था कि ये सारा का सारा हमें कितने टाइम में कंप्लीट करने का, अब मैं आपको वो बताता हूँ. ये अपनी लास्ट स्लाइड थी.